नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है एसएससी जीडी पीवाईक्यूज की। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2023 को हुए पेपर में और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान रखिए, ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज 46 से लेकर 60 तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक और चीज खास बात आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं हम लोग डिस्कस करते, उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो कोशिश करता हूं आपको मैं यहाँ पे बता पाऊं, जो सिर्फ और सिर्फ जीडी के एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एसएससी का जो भी एग्जाम होता है ना उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण होती हैं वो सारी डिटेल्स। ध्यान रखो, जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा इसकी जितनी भी पीडीएफ होगी वो फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि मैंने पिछली क्लास में होमवर्क भी दिया था अगर आपको याद हो तो। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन, मतलब कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब किस वर्ष में शुरू करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको कि 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फोक डांस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, फोक म्यूजिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रिपीटेडली एसएससी जीडी हर शिफ्ट में हर दिन में वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। तो इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है कि इससे पहले क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि टोटल कितने पंचवर्षीय योजना आई हैं। तो टोटल बेटा 12 पंचवर्षीय योजना थी। जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी वो 1951 से 51 में आई थी। और पंचवर्षीय योजना मतलब समझ पा रहे हो 5 वर्षों के लिए, मतलब 1951 से लेकर 1956 तक आई थी। ये थी हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1951 से लेकर 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। अगर हम बात करें जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आई थी बेटा 2012 से लेकर 17 तक आई थी। लेकिन 2014 में आपको सभी को पता है सरकार बदल गई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये प्लानिंग कमीशन बनाती है, पंचवर्षीय योजना बनाती थी। तो इस वजह से प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह पे क्या ला दिया गया बेटा, नीति आयोग ला दिया गया, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। और ये नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के जगह पे आई थी। और प्लानिंग कमीशन कब बना था, ध्यान रखो बेटा, 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। और इसको डिसॉल्व कब कर दिया गया था बेटा, 17 अगस्त 2014 को इसको डिसॉल्व कर दिया गया था जब सरकार चेंज हुई थी। क्लियर है ये पॉइंट। अगला आ जाती है, अगला हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है विच इंडियन डांसर। देख लो बेटा दोबारा से इंडियन डांसर दोबारा से यहाँ पे आ चुका है। इससे पहले भी हम डांस के, इंडियन क्लासिकल डांस या इंडियन फोक डांस के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं 3 क्लासेस में। और आज ये एक और क्वेश्चन आ गया है, विच इंडियन डांसर अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण अवार्ड। आपको बताना है इनमें से वो कौन है, इनमें से वो कौन नर्तक है जो 2003 में सबसे यंगेस्ट अवार्डी बनी थी पद्म विभूषण की, है ना। तो उनका नाम क्या है बेटा, उनका नाम है सोनल मानसिंह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में 2023 में 11 जनवरी को ये क्वेश्चन आया था। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन इससे मिलता जुलता बताने का ये मतलब है कि क्लासिकल और फोक डांस छोड़ता नहीं है एसएससी जीडी, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो बताएं भाई हस्ताक्षर कब किए गए थे बेटा, 1931 में किए गए थे। गांधी, महात्मा गांधी और उस दौरान के जो वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। और अगर समझौता हुआ था तो कोई ना कोई कंक्लूजन तो आया होगा। वो कंक्लूजन क्या था, जिसकी वजह से एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया भी था, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो 1930 में, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, डांडी मार्च भी कहते हैं, वो 1930 में जो लॉन्च हुआ था 1931 में इसको खत्म करना पड़ा जब गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है ना। साइन कब हुआ, 5 मार्च 1931 को साइन हुआ। किसके बीच में हुआ, महात्मा गांधी और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द नंबर एज ऑन फरवरी 2024। हमारे यहाँ पूछ रहा है कि जो लास्ट आर्टिकल का जो नंबर है वो आपको बताना है कि लास्ट आर्टिकल में कौन सा नंबर लास्ट आर्टिकल का है। तो मैंने एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं कि जब
हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने पार्ट थे? तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 पार्ट थे। और आज के टाइम पे कितने हैं? 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 पार्ट हैं। तो अगर बात की जाए 448 अनुच्छेद जरूर है, लेकिन लास्ट नंबर क्या है उस अनुच्छेद का? तो ध्यान रखें बेटा 395 नंबर है। ठीक है ना? ऐसे होता है ना, 21A हो जाता है, कभी 51A हो जाता है, 31A हो जाता है ना? तो इस तरह से कई सारे आर्टिकल हैं, तो टोटल मिला के 448 आर्टिकल है। लेकिन नंबरिंग में अगर आपसे पूछा जाए तो नंबरिंग में 395 नंबर तक ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ फरवरी 2024 हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? फरवरी 2024 तक भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी हम करंटली पढ़ रहे हैं और ये पूछा गया था 11 जनवरी 2023 को, तो थोड़ा सा मैंने बस मंथ और ईयर में चेंज कर दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम रखा है। तो आज के टाइम पे करंट एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इनका नाम है बेटा धर्मेंद्र प्रधान। अगर शिक्षा मंत्री की बात हो रही है तो एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा आपको कि हमारे आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे? तो उनका नाम है बेटा मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। ये वही मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कब से कब तक? 1940 से लेकर 1946 तक। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी है जो कई बार क्वेश्चन में आती है और उस किताब का नाम क्या है बेटा? इंडिया विंस फ्रीडम। और इंडिया विंस फ्रीडम किस व्यक्ति ने लिखी है? हमारे यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। एपीजे अब्दुल कलाम ना समझ लीजिएगा इनको। ठीक है, आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस? कहने का मतलब सेक्स रेशियो मतलब होता है कि हर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं उस राज्य में या फिर उस देश में। इसे हम जेंडर रेशियो भी कह सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है ना? इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसमें से वो कौन सा आंसर होगा? पूछा है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, मतलब सबसे ज्यादा महिलाएं हर 1000 मेल में किस यूटी की हैं, किस केंद्र प्रशासित प्रदेश की हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर पुडुचेरी हो जाएगा। 2011 सेंसस के हिसाब से यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई जानकारी कुछ और देख लीजिए कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? पुडुचेरी का है 1037। कहने का मतलब आप समझो, हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल, मतलब पर 1000 मेल पे यहाँ पे कितनी फीमेल है? 1037 है, जो कि किसी भी केंद्र प्रशासित प्रदेश का सबसे ज्यादा जेंडर रेशियो है। दूसरा है बेटा लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, किस यूटी का है? तो वो है बेटा दमन दीव का। हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल, मतलब हर 1000 मेल पे 618 फीमेल है दमन एंड दीव में। इसके अलावा बात की जाए हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर स्टेट कैटेगरी में बात की जाए तो वो है बेटा केरला का, और कितना है? 1084 है। और इसके बाद लोएस्ट बात की जाए अगर राज्य की कैटेगरी में तो हरियाणा है बेटा 877। अगर ओवरऑल इंडिया के सेक्स रेशियो की बात की जाए 2011 सेंसस के हिसाब से, मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया का सेक्स रेशियो था 943। लेकिन अगर पूछ ले आपसे, अभी सेंसस आया नहीं है लेकिन सेक्स रेशियो का एक डेटा आ चुका है 2024 के हिसाब से अगर बात की जाए तो आप क्या टिक लगा के आएंगे? 1020 है, जो करंटली आज के टाइम के हिसाब से है। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, डैश इज सेलिब्रेटेड एज द गुजराती न्यू ईयर इन इंडिया? आपको बताना है भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में जो मनाया जाता है वो त्योहार जो है उसका नाम क्या है? तो उस त्योहार का नाम है बेटा बेस्तु वरस। ध्यान रखो बेटा, गुजरात में जो नव वर्ष मनाया जाता है उसका नाम क्या है बेटा? बेस्तु वरस उसका नाम है। इसके अलावा कुछ और भी राज्य हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि बैसाखी पंजाब, इसके अलावा बाघ बिहू असम में, इसके अलावा पुथांडू जो कि तमिलनाडु में इस नव वर्ष को कहा जाता है, विशु जो कि केरला में कहा जाता है, इसके अलावा पान संक्रांति जो कि उड़ीसा में कहा जाता है, पोइला बैसाख जो कि वेस्ट बंगाल में कहा जाता है, उगड़ी जो कि आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका में कहा जाता है, इसके अलावा गुड़ी पड़वा जो कि महाराष्ट्र में कहा जाता है। तो कुछ ऐसे नए साल के नाम है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगला देख लेते हैं, हु होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने
किसने करी थी, बड़ा ही फेमस है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कतर ने करी थी। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, एक और क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि इस कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, तो इसका विनर कौन था? तो ध्यान रखना बेटा, इसके विनर कौन था? अर्जेंटीना था, है ना। इसके अलावा अर्जेंटीना ने किसको हराया था? तो ध्यान रखो बेटा, उसका रनर अप कौन है? उसका रनर है यहाँ पे फ्रांस। फ्रांस को हरा के 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। इसके अलावा कुछ जुड़ी हुई जानकारी फीफा से रिलेटेड मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था, जो कि किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था, ठीक है ना। ब्राजील आज तक सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, जो कि टोटल 5 बार है, ठीक है ना। और ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो 1930 से लेकर 2022 तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं, इकलौती एक ऐसी टीम है जिसने सारे वर्ल्ड कप खेले हैं। इसके अलावा फीफा 2026 एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि फीफा 2026 कहां होने वाला है? तो ये होने वाला है बेटा कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द ऑफिस इज नोन एज। देश के राष्ट्रपति को पद से हटाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाया जाता है बेटा? इंपीचमेंट कहलाता है। इंपीचमेंट मतलब होता है रिमूवल। और इस राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ध्यान रखो बेटा, ये अनुच्छेद है आर्टिकल 61, जिसमें राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रीक रूलर्स सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा ग्रीक शासक था जिसने अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और मेगास्थनीज अगर नाम आ रहा है तो एक फेमस किताब का नाम आता है, और वो फेमस किताब क्या है बेटा? ध्यान रखो, उस फेमस किताब का नाम है इंडिका। और इस इंडिका से हमें कई जानकारियां पता चलती हैं राजनीतिक प्रशासन की, आर्थिक प्रशासन की, किस प्रकार से मौर्य कंट्रोल करता था अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जानकारी, कई सारी जानकारियां हमें इस इंडिका किताब से देखने को मिली है। इसके अलावा सोशल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो वर्ण सिस्टम था, जो क्लास थी, वो 7 भागों में डिवाइड हुआ करती थी मौर्यों की। तो ये मेगास्थनीज ने अपनी किताब में मेंशन किया हुआ है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपसे पूछा है कि कौन वो ग्रीक एम्बेसडर, कौन सा वो ग्रीक शासक था जिसने भेजा था? तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा, किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी यहां में मैंने लिख दी है कि कई सारे ऐसे ट्रेवलर रहे हैं जो अलग अलग भारतीय शासक जो रहे हैं उनके दौरान पे आए हैं, या फिर उनके साथ आए हैं बाहर के जो फॉरेन इन्वेडर थे, ठीक है ना। तो वो कौन है? एक तो है डेमेकोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो बेटा, आ सकता है आपके एग्जाम में कि डेमेकोस जो था एक ट्रैवलर था, और वो किस शासक के दौरान आया था? बिंदुसार के दौरान आया था, जो कि मौर्य शासक था। इसके अलावा बेटा फाहिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त II के दौरान आया था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का शासक था। इसके अलावा बेटा ह्वेनसेंग आया था, जो कि हर्षवर्धन के दौरान आया था, पुष्यभूति डायनेस्टी का शासक था। इसके अलावा अल बरूनी आया था, ये अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ आया था, है ना, उसके साथ साथ घोड़े में आ गया था भाई कि टहल के आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, वहां पे लूट मार मच रही है। इसके अलावा मार्को पोलो आया था, जो कि माधवर्मन कुलशेखरा के साथ आया, कुलशेखरा के दौरान पे आया था, जो कि एक पांड्यन रूलर था, ठीक है ना। इसके अलावा इब्न बतूता आया था, जो कि महमूद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था, उस दौरान पे आया था, है ना। निकोलो कोंटी आया था, जो कि देवराय वन के दौरान पे आया था, संगम डायनेस्टी का रूलर था, एम्पायर था विजयनगर। इसके अलावा बेटा अब्दुल रज्जाक आया था, जो कि देवराय II के दौरान पे आया था, संगम डायनेस्टी का रूलर था, विजयनगर एम्पायर था। इसके अलावा बेटा डोमिंगो पाइस आया था, जो कि कृष्ण देव राय के दौरान पे आया था, और ये भी संगम डायनेस्टी का ही रूलर था, जो कि विजयनगर एम्पायर के अंडर में आया करता था, ठीक है। इसके अलावा विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दौरान पे, जो कि एक मुगल शासक था। और इसके अलावा सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के दौरान पे, ये भी हमने वही पढ़ाई है, जहांगीर के दौरान पे ये 2 लोग आए थे। इसके अलावा पीटर मुंडी आया था, जो कि मुगल शासक था, शाहजहां उनके दौरान पे आया था, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ ध्यान रखो बेटा, इनकी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो वहां पे जाके रिवाइज भी कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए कंपाइल कर दी है। इन विच सिटी इज द क्रिकेट स्टेडियम इन एम चिन्नास्वामी इज लोकेटेड। आपको बताना है कि एक क्रिकेट स्टेडियम एम चिन्नास्वामी किस शहर में स्थित है? तो वो है बेटा बेंगलोर में स्थित है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, यहाँ पे अरुण जेटली
जेटली स्टेडियम है, जो फिरोज शाह कोटला हुआ करता था उसका नाम चेंज हो गया, फिर अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा बेटा ईडन गार्डन है, बहुत फेमस स्टेडियम है जो कि कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा बेटा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा बेटा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में स्थित है और एमए चिदम्बरम स्टेडियम है बेटा वो चेन्नई में स्थित है। तो कुछ 4-5 मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, देख लीजिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है आपके। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड। पहली बात तो ये मौलिक अधिकार कितने आपको पूछा गया है कि ये मौलिक अधिकार हमारे कौन से पार्ट में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे बेटा 3 पार्ट में, 3rd पार्ट में दिए गए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ये भी वो बन सकता है कि टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल बेटा 6 मौलिक अधिकार हैं। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है, मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला देख लेते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑन विच फेस्टिवल डज द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश टुगेदर। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की एक साथ पूजा करते हैं, तो वो कौन सा त्योहार है बेटा, वो है दिवाली का त्योहार। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वाटरवे कनेक्ट द अटलांटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन। वो कौन सा वाटरवे है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, तो वो है बेटा पैनामा कैनाल। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे अलावा एक और क्वेश्चन भी आ सकता है सुएज कैनाल का या फिर कील कैनाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैनाल भी। तो ध्यान रखिए, जो सुएज कैनाल है वो किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन और रेड सी को कनेक्ट करता है, और इसके अलावा जो कील कैनाल है वो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट बहुत है। अटलांटिक और पैसिफिक को कौन कनेक्ट करता है, वो पैनामा कैनाल है, जो कि हमने क्वेश्चन में देखा भी था। ठीक है, अगला आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था। आपको बताना है वो कौन सी संस्था है जो अनुच्छेद 243 के तहत इस्टेब्लिश करना जरूरी है, अनुच्छेद 243 और 243 के 20 बी के तहत। तो वो है बेटा, वो कौन सी संस्था है, वो है बेटा पंचायत। ये रहे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने 11 जनवरी 2023 के हुए पेपर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के मैं कंपाइल करके लाया हूं। जो अगली वीडियो में लेकर आऊंगा वो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का होने वाला है। तो देख लीजिए आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन कौन सा है, कल यहीं से शुरुआत करेंगे हम अगली क्लास में। लक्ष्य सेन इज अ प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं, आप बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को बता दूं, ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि जो भी पीडीएफ होगी टेलीग्राम से जाइए डाउनलोड करिए। आपके दोस्त अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम की या कोई भी अन्य वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, तो उनके लिए भी बड़ा ही बेनिफिशियल हो सकता है। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।